नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। वर्ल्ड नाउ में हम आपको बताते हैं दुनिया की हर बड़ी खबर जो आपके लिए जरूरी है। वर्ल्ड नाउ में सबसे पहले बात अमेरिका ईरान के बीच होने वाली डील पर। दावा यह है कि अमेरिका ईरान के बीच डील पर मोहर लग चुकी है। तो क्या दुनिया को दहलाने वाली महाजंग पर फुल स्टॉप लगने जा रहा है? क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने 80वें जन्मदिन पर दुनिया को डील ऑफ द सेंचुरी का बड़ा गिफ्ट देने वाले हैं? दावा खुद ट्रंप का है कि आज वॉशिंगटन तेहरान के बीच ऐतिहासिक समझौते पर दस्तखत हो सकते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी इस पर मुहर लगा रहे हैं, लेकिन क्या ये वाकई शांति की नई सुबह है या फिर एक और जियोपॉलिटिकल ड्रामा? क्योंकि हमेशा की तरह इस बार भी ईरान ने ऐन वक्त पर ऐसा दाव चल दिया है जिसने ट्रंप के दावों की हवा निकाल दी। पिछले 1.5 साल से बातचीत का जो खेल चल रहा है उसका अंजाम हर बार सिर्फ और सिर्फ नो डील रहा है। कभी परमाणु कार्यक्रम की जिद, कभी जब्त संपत्तियों का विवाद, कभी होर्मुज जलमार्ग पर वर्चस्व की जंग। पेच इतने गहरे हैं कि सुलह का हर कागज फट जाता है। और ऊपर से इजराइल की वो कसम जो ट्रंप की किसी भी नरम डील को पलक झपटते ही मटिया मेट कर सकती है। तो क्या आज सच में इतिहास बदलने वाला है या मिडल ईस्ट की रेत पर खेला जा रहा ये एक बार फिर से फ्लॉप नाटक ही साबित होने वाला है? क्या वाकई सुलह का रास्ता साफ है या पर्दे के पीछे महाविवाद की 5 ऐसी बारूद की ढेरी है जिन पर पैर रखते ही बातचीत का गुब्बारा फट जाएगा? बताएंगे आपको पॉसिबिलिटीज, होर्मुज खुलने को लेकर खबर, अमेरिका के दावे की सच्चाई और ईरान का रुख डिटेल से। फिर वर्ल्ड नाउ में हम बातचीत करेंगे होर्मुज के बारे में, एक ऐसा इलाका जहां अब पहले जैसा कुछ भी नहीं रहेगा। मिडल ईस्ट की इस लड़ाई के बाद दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग अब तेहरान का इंटरनेशनल टोल नाका बन चुका है। क्या वैश्विक अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन कहे जाने वाले होर्मुज स्ट्रेट पर सिर्फ तेहरान का सिक्का चलेगा? जंग के बाद इस सकरे समुद्री रास्ते का भूगोल भले ना बदला, लेकिन इसका इतिहास और कानून पूरी तरीके से बदल जाएगा। एक तरफ सुपर पावर अमेरिका की जिद है कि यह रास्ता पहले की तरह खुला रहे, पूरी दुनिया के लिए फ्री टू एक्सेस रहे, मुफ्त रहे। वहीं दूसरी तरफ खड़ा है ईरान, जिसे समुद्र के बीचों बीच एक ऐसा अभेद्य किला खड़ा कर दिया है जहां से गुजरने की कीमत लाखों डॉलर रही है, वो भी अमेरिकी डॉलर में नहीं बल्कि बिटकॉइन और चीनी युआन में। अब हालात ऐसे हैं कि दुनिया भर की शिपिंग कंपनियों और तेल के सौदागर दो पाटों के बीच पिस रहे हैं। अगर ईरान की बात माने तो अमेरिकी पाबंदियों का हंटर चलाता है, अगर वॉशिंगटन की सुन ले तो फिर ईरान जहाज जब्त कर लेता या हमला कर देता है। अमेरिका की दादागिरी और ईरान के इस कानूनी घेरेबंदी के बीच आखिर जीत किसकी होगी? क्या ट्रंप इस नए टोल बूथ का सिस्टम तोड़ पाएंगे या दुनिया तेहरान के आगे घुटने टेक कर नियम मानने को मजबूर होगी? दूसरी कहानी में जानेंगे होर्मुज के हालात के बारे में, जहां ईरान ने नया कानून लाने का फैसला कर लिया है। और अगर ऐसा है तो फिर न तो डील होगी और न ही होर्मुज अब पहले की तरह कभी भी सामान्य रहेगा। दिखाएंगे आपको डिटेल से यह खबर। इसके बाद बातचीत करेंगे उस आइलैंड के बारे में जिसका इतिहास बहुत खतरनाक रहा है और उस आइलैंड पर ट्रंप भी कब्जा चाहते हैं, यानी ईरान के खार्ग आइलैंड के बारे में। इस आइलैंड के बारे में इतिहास गवाह है कि जिसने भी खार्ग आइलैंड की सरजमी को जीतने की कोशिश की उसे घुटने टेकने पड़े। सिकंदर से लेकर मंगोलों तक, डच से लेकर अंग्रेजों तक, इस मिट्टी ने बड़े बड़े सुरमाओं का गुरूर तोड़ा है। और आज एक बार फिर इतिहास के पन्नों पर महासंग्राम की एक नई इबारत लिखने की तैयारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा ऐलान किया जिसने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपोर्ट के होश उड़ा दिए। सुपर पावर अमेरिका की पैनी नजर ईरान के उस ब्लैक गोल्ड यानी तेल के उस सबसे बड़े खजाने पर है जिसके बिना दुनिया भर की तेल रिफाइनरियां ठप हो सकती हैं। ट्रंप ने अपने सबसे खतरनाक 82 एयरबोर्न यूनिट को मैदान में उतारा है और निशाने पर है होर्मुज स्ट्रेट के बीचों बीच मौजूद एक छोटा आइलैंड जिसे दुनिया खार्ग आइलैंड के नाम से जानती है। आखिर खार्ग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और कैसे जीतना आसान है? परमाणु कार्यक्रम का बहाना और होर्मुज को खोलने के पीछे की जिद, आखिर क्या खेल चल रहा है?
कब वेनेजुएला के गाढ़े तेल को चमकाने के लिए अमेरिका को ईरान के इस पतले तेल की ज्यादा जरूरत है। एक तरफ ट्रंप का दुनिया के समूचे तेल बाजार पर एक छत्र राज कायम करने का सपना, तो दूसरी तरफ समुद्र में बिछी ईरान की वो बारूदी सुरंगें जो किसी भी वक्त महाविनाश ला सकती हैं। तो क्या ट्रंप इतिहास को बदल पाएंगे या फिर खार का एक चक्रव्यूह अमेरिकी सेना के लिए शमशान साबित होगा? महाजंग के पीछे छिपे तेल के इस गंदे और खतरनाक खेल की पूरी इनसाइड स्टोरी और होर्मुज को इतिहास की नजरों से, खार्ग आइलैंड को इतिहास की नजरों से भी देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं वर्ल्ड नाउ। चलिए वर्ल्ड नाउ में आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड नाउ में सबसे पहले बात अमेरिका और ईरान के बीच डील की खबर। डील की खबरें इस जंग में कोई पहली बार नहीं आई, इसलिए ऐसा लगता है कि ये उसी पुराने नाटक का अंक है, नया एडिशन है, जो पिछले 1.5 साल से मिडिल ईस्ट, ईरान, अमेरिका के बीच देख रहे हैं। एक तरफ ट्रंप है जो हर हफ्ते डील ऑफ द सेंचुरी का ऐलान करते हैं, दूसरी तरफ ईरान है जो हर बार उस ऐलान को ठंडे पानी में डुबोकर खत्म कर देता है। हां, बीच में एक और मुल्क है जो दलाली की कोशिश में खुद ही झूठा साबित होता है, इसका नाम है पाकिस्तान। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक आज ईरान से डील पर साइन संभव है। तो मेरा सवाल यह, क्या वाकई में युद्ध समाप्त होने जा रहा है या फिर वही होगा जो हर बार होता आया है कि डील की बात नहीं हो पाएगी, बातचीत भी फेल होगी और फिर से जंग की शुरुआत होगी? मैं इसमें एक पैटर्न देखता हूं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। डोनाल्ड ट्रंप हर वीक के थर्सडे को धमकी देते हैं, फ्राइडे को उस धमकी को रिकॉल करते हैं, संडे को डील की बात करते हैं और मंडे को अटैक कर देते हैं। और ये सारा मामला कहीं ना कहीं शेयर बाजार से जाकर जुड़ता है। हालांकि इसको अलग तरीके से स्टडी करके मैं आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा, लेकिन आज इस डील को खंगालते हैं। ट्रंप ने दावा किया कि आज ईरान अमेरिका में डील संभव है, संभवतः सिग्नेचर भी होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप का जन्मदिन भी है, 80 साल के हो चुके हैं, मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। लेकिन ट्रंप ने दुनिया में जिस तरीके की स्थिति बनाई है, डोनाल्ड ट्रंप के बहुत ज्यादा शुभचिंतक इस दुनिया में रह नहीं गए। हालांकि दुनिया ये मान रही है कि ट्रंप अपने जन्मदिन पर दुनिया को शांति का तोहफा देंगे और डील पर बात बन जाएगी, जिसके आसार मुझे बहुत कम नजर आते हैं, क्योंकि ट्रंप की डील की शर्तों पर ईरान राजी नहीं होगा। ऐसे में डील की सहमति बनने के आसार कम है, या इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि डील मुश्किल है या नामुमकिन है। वैसे भी अमेरिका और ईरान में सीजफायर के बीच कई बार हमले और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के मामले सामने आए हैं। अमेरिका ईरान में पिछले साल से चल रही बातचीत का एक खेल जो है, यह पूरा नहीं हो पा रहा। कभी डील पर बात नहीं बनती, कभी परमाणु मुद्दे पर बात अटक जाती है, कभी होर्मुज में बात आकर फंस जाती है, कभी अमेरिका के नेवल ब्लॉकेड पर बात फंसती है। अमेरिका ईरान में कब कब बातचीत की सहमति बनी, लेकिन बातचीत डील तक नहीं पहुंच पाई। जल्दी से आपको बताते हैं। ईरान के साथ समझौते को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार दावा किया कि डील करीब है, लेकिन हर बार नतीजा सिफर निकला। 19 मार्च 2025 को ट्रंप ने ईरान को 60 दिन का अल्टीमेटम दिया, लेकिन कोई डील नहीं हो पाई। 12 अप्रैल 2025 को ओमान में परमाणु वार्ता शुरू हुई, लेकिन अंतिम समझौता नहीं हुआ। जून 2025 में कई दौर की बातचीत चली, लेकिन डील फिर भी नहीं बन पाई। 13 जून 2025 को इजराइल और अमेरिका के हमले के बाद हालात और बिगड़े और 12 दिनों तक संघर्ष जारी रहा। जून से जुलाई 2025 के बीच युद्ध विराम की कोशिशें हुई, लेकिन परमाणु मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई। जनवरी 2026 में अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता हुई, लेकिन नतीजा सिफर रहा। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद तनाव ज्यादा बढ़ गया। 23 मार्च 2026 को ट्रंप ने कहा ईरान से बातचीत जारी है, लेकिन तत्काल कोई डील नहीं हुई। 8 अप्रैल 2026 को सीजफायर की खबरें आई, फिर भी दोनों देशों में कोई समझौता नहीं बन पाया। 12 अप्रैल 2026 को ट्रंप ने दावा किया कि ज्यादातर बिंदुओं पर सहमति बन चुकी है और चंद घंटों में डील हो जाएगी। 23 मई 2026 को ट्रंप ने कहा समझौता लगभग तय हो चुका है, लेकिन फिर भी डील की घोषणा नहीं हुई। 12 से 13 जून 2026 को ट्रंप ने कहा कि डील होने वाली है, लेकिन ईरान अभी भी इस दावे को खारिज कर रहा है। यानी दावे तो कई हुए, कई दौर की बातचीत भी हुई। अमेरिका और ईरान के बीच
बहुप्रतीक्षित डील अधूरी ही रह गई। दरअसल ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रूथ पर पोस्ट कर लिखा कि डील साइन होने वाली है और जैसे ही डील साइन होगी होर्मुज स्ट्रेट सभी जहाजों के लिए खोल दिया जाएगा। यह है वो मैसेज जो डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर दिया। इसके कुछ घंटे पहले पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने दावा किया था कि ऐतिहासिक शांति समझौता जल्द होगा और यह स्थायी शांति की नींव बनेगा, और फिर ईरान ने इन दोनों नेताओं के दावों की हवा निकाल दी। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बघाई ने कहा कि एमओयू पर अभी साइन नहीं होगा और वार्ताकार जिनेवा जाने की कोई तैयारी नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि साइनिंग अगले कुछ दिनों में हो सकती है क्योंकि अमेरिका और पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करते। दरअसल यह अगले कुछ दिनों वाला जुमला अब इतनी बार सुना जा चुका है कि इसका मतलब देखा जाए तो डील दूर दूर तक नजर नहीं आती। अमेरिकी मीडिया यह कह रहा है समझौता तैयार है। जो समझौता तैयार है वो 2 चरणों में होगा। पहले चरण में एक एमओयू यानी कि शुरुआती राजनीतिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर होंगे। इसके बाद 60 दिन की तकनीकी बातचीत शुरू होगी जिसमें तय होगा कि जमीन पर क्या और कैसे लागू किया जाएगा। प्रस्तावित समझौते से ईरान का समृद्ध परमाणु सामग्री देश से बाहर जाएगी या नहीं, ये तो वहीं या फिर से नष्ट किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि ईरान ने अभी इस पर कोई राय नहीं दी है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वर्तमान मसौदा मुख्य रूप से युद्ध खत्म करने पर केंद्रित है और फिलहाल परमाणु मुद्दे को अलग रखा गया है। खास करके होर्मुज को खोलने की कोशिश लगातार तेज हो रही है। कुछ दूसरे सूत्रों का कहना है कि युद्ध विराम के बाद परमाणु कार्यक्रम पर औपचारिक बातचीत अमेरिका से शुरू होगी। यानी अभी जो समझौता होने वाला है वो असली समस्याओं का समाधान है ही नहीं, ये तो बस एक समस्याओं को सुलझाने का वादा है, स्टेप 1 है। अमेरिका और ईरान में वार्ता किन बिंदुओं पर होने वाली है, चलिए जान लेते हैं। ईरान कभी भी परमाणु हथियार विकसित नहीं करेगा, अमेरिका का यह मानना है और ये शर्तें भी हैं। ईरान एनरिच्ड यूरेनियम के भंडार को खत्म करेगा। परमाणु इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट करना होगा। ईरान को परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम जारी रखने की अनुमति होगी। होर्मुज में जहाजों की आवाजाही ईरान सामान्य रूप से होने देगा। कमर्शियल जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। इसके एवज में अमेरिका कुछ सैंक्शंस में राहत देने पर विचार करेगा। ईरान की कुछ विदेशी संपत्तियां और जब्त किए गए फंड भी खोले जाएंगे। यदि कोई पक्ष समझौते का उल्लंघन करता है तो फिर राहत नहीं दी जाएगी। अमेरिकी मीडिया की माने तो शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधिमंडल वर्चुअल बैठक कर सकते हैं। इसमें मध्यस्थ दोनों देश पाकिस्तान और कतर की मौजूदगी होगी। वर्चुअल बैठक के दौरान समझौता सामने रखा जाएगा, उस पर हस्ताक्षर किया जाएगा। बैठक में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस, ईरान संसद के स्पीकर मोहम्मद गालिबाफ शामिल होंगे और समझौते पर हस्ताक्षर के बाद ईरानी बंदरगाहों पर लगी नाकेबंदी हटा ली जाएगी और इसके बाद अमेरिका भी गल्फ ऑफ ओमान वाला ब्लॉकेड हटा देगा। अब अमेरिका ईरान में डील की बात तो हो रही है, लेकिन विवाद कहां है? विवाद है होर्मुज स्ट्रेट को लेकर। प्रस्तावित एमओयू में होर्मुज खुलने पर बातचीत हुई है। अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी भी समाप्त करने पर बात हुई है। होर्मुज पर नियंत्रण किसका रहेगा, यह संशय बरकरार है। ईरान चाहता है कि होर्मुज पर उसका कंट्रोल रहे और यूएस चाहता है कि होर्मुज पहले की तरह फ्री रहे, खुला रहे और बाकी देशों के लिए निःशुल्क रहे। परमाणु कार्यक्रम को देख लीजिए। अमेरिका ईरान के बीच यह सबसे जटिल मुद्दा है। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान परमाणु कार्यक्रम खत्म कर दे। ईरान कहता है कि हम परमाणु हथियार नहीं बना रहे हैं, लेकिन ईरान यह भी कहता है कि परमाणु कार्यक्रम हमारा अधिकार है। जब्त संपत्तियों को लेकर भी इस बातचीत में पेच है। लगभग $2,500 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां फ्रीज हैं। ईरानी संपत्तियां दशकों से अमेरिकी लोगों ने फ्रीज कर रखी है। ईरान चाहता है अमेरिका से संपत्ति वापस मिले। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान को कोई पैसा नहीं देगा। अब आ जाइए युद्ध के मुआवजे पर। इजराइल अमेरिकी हमलों के लिए ईरान ने मुआवजा मांगा है और कहा कि जितना नुकसान ईरान के अंदर हुआ है सबकी भरपाई अमेरिका और इजराइल करेगा। अब जाहिर सी बात है ट्रंप मना कर रहे हैं। एक और मामला है लेबनान और हिजबुल्लाह वाला। ईरान की शर्त है कि लेबनान में सीज फायर लागू रहना चाहिए और अभी भी इजरायली सेना लगातार हिजबुल्लाह से लड़ रही है।
सीजफायर और डील के बीच इजराइल इस पर राजी नहीं है। इजराइल के बिना ट्रंप की डील अधूरी है। अमेरिका और ईरान के बीच डील को लेकर विवाद है। इसके अलावा इस खेल में एक और खिलाड़ी है, वो है इजराइल, जिसकी बातचीत कोई कर ही नहीं रहा। अमेरिका ईरान साथ बैठकर डील कर भी लेते हैं, तो मेरा सवाल यह है फिर इजराइल कहां है, जिसके ऊपर यह एलिगेशन लगे अमेरिका के ऊपर कि इजराइल की वजह से इस युद्ध को शुरू किया गया। और अब जब इस डील में इजराइल है ही नहीं, तो फिर इस डील के टिकने की क्या गारंटी है? क्योंकि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ साफ कह दिया है कि जब तक मैं पीएम, ईरान का परमाणु कार्यक्रम कामयाब नहीं होने दूंगा। उनके रक्षा मंत्री का रुख तो और खड़ा है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने चेतावनी दी है कि इजराइल ईरान के खिलाफ स्वतंत्र रूप से कार्रवाई करने के लिए तैयार है। यानी अगर ट्रंप कोई नरम डील कर भी लेते हैं तो इजराइल खुद ही उसे तोड़ सकता है। यह वो मुजरिम है जो आपके हाथ से सुलह का कागज छीनकर फाड़ने की क्षमता रखता है। उधर अमेरिका को भी डील चाहिए, ईरान को भी डील चाहिए, लेकिन अपनी अपनी शर्तों पर डील चाहिए। अब दुनिया यह मानकर चल रही है कि ट्रंप अपने 80वें जन्मदिन पर एक बड़ी डील का ऐलान करेंगे। शायद ट्रंप खास करके इस दिन का इंतजार कर रहे थे। घरेलू मोर्चे पर महंगाई से जूझती अर्थव्यवस्था, बढ़ती तेल की कीमतें और 2026 के मिड टर्म चुनाव में हार का डर अमेरिकी राष्ट्रपति के ऊपर प्रेशर बढ़ा रहा है। तो इधर ईरान को क्या चाहिए? ईरान को चाहिए प्रतिबंधों से राहत, उसके जो फ्रीज एसेट्स हैं उसकी वापसी और होर्मुज पर ईरान का कानून, साथ में लेबनान के साथ सीजफायर, जो उसके लिए अब प्रतिष्ठा का मामला बनता जा रहा है। हालांकि कोई भी आधिकारिक शर्त सार्वजनिक नहीं हुई है। अमेरिका और ईरानी अधिकारियों ने यह भी जोर दिया था कि समझौता अभी नहीं हुआ है, लास्ट फेज में जरूर है। अब एमओयू साइन भी हो जाए तो असली लड़ाई 60 दिनों की तकनीकी बातचीत में होगी, जो और भी मुश्किल है, क्योंकि तब तक हर बिंदु पर कानूनी और तकनीकी भाषा में सहमति चाहिए। ट्रंप घोषणा करते हैं क्योंकि घोषणा से उन्हें अगले दिन सुर्खियां मिलती हैं, बाजार में उतार चढ़ाव दिखता है। हमले की बात करते हैं, बाजार गिर जाता है। फिर डील की बात करते हैं, बाजार चढ़ जाता है। राष्ट्रपति के एक एक बयान से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था शेक करती है, और यह ट्रंप को पसंद है, क्योंकि ट्रंप के करीबी और उनका कुनबा इसमें इनसाइडर ट्रेडिंग करके फायदा लेता है। हालांकि इस डील पर ईरान बार बार इनकार करता रहा है, क्योंकि बार बार अगर हां कहेंगे तो ईरान की बार्गेनिंग पावर कमजोर हो जाएगी। पाकिस्तान बीच में बयान देता है क्योंकि उसे मध्यस्थ के तौर पर अपनी साख बचाए रखनी है। लेकिन जमीन पर 5 बड़े विवाद हैं जो किसी भी डील को पटरी से उतार सकते हैं। होर्मुज, परमाणु कार्यक्रम, फ्रीज एसेट्स, मुआवजा और लेबनान पर हमला। और इनमें से किसी पर दोनों देशों की बातचीत बनी ही नहीं, और जब तक इन पर सहमति नहीं बनती है तब तक यह सिलसिला चलता रहेगा। ट्रंप कहेंगे डील होगी, ईरान कहेगा नहीं होगी। ट्रंप कहेंगे 1 घंटे में डील होगी, ईरान कहेगा हमें कोई जानकारी नहीं है। और दुनिया मिडल ईस्ट का, अमेरिका ईरान जंग का और होर्मुज का यह तमाशा इसी तरह से देखती रहेगी। चलिए, इस खबर पर हमारी नजर रहेगी, अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगली खबर की तरफ। मिडल ईस्ट में जंग के बाद हालात पूरी तरीके से बदल चुके हैं, पहले जैसी स्थिति नहीं है। अमेरिका चाहता है कि तेल का सकरा रास्ता होर्मुज खोल दिया जाए, ईरान इस पर दादागिरी ना दिखाए। दूसरी ओर ईरान चाहता है कि मिडल ईस्ट में जो अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं वो अपना बोरिया बिस्तर समेटे और मिडल ईस्ट से दफा हो जाए। दोनों ओर से मामला अटका हुआ है और सारा मामला जाकर फंसता है होर्मुज पर। तो होर्मुज की चाबी जिसके पास है मिडल ईस्ट में, इस जंग में उसकी ताकत उसके पास है। और अब जब होर्मुज को लेकर बात फंसी है तो ईरान ने क्लियर कर दिया है कि जंग खत्म भी हो जाए, सीजफायर भी कर ले, डील हो भी जाए, हम होर्मुज नहीं खाली करेंगे।
पहले जो होर्मुज रास्ता हुआ करता था वो फ्री था, लेकिन जंग के बाद, लड़ाई के शुरू होने के बाद होर्मुज अब दुनिया के सबसे महंगे टोल नाके में तब्दील हो गया है। यहां तेहरान का कानून लगा दिया गया है। तेहरान ने इस जलमार्ग को अपना किला बना लिया है। एक जमाना था जब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज सिर्फ एक वाटरवे था, सिर्फ तेल के टैंकर्स गुजरते थे, व्यापारी टैंकर्स गुजरते थे, व्यावसायिक टैंकर्स गुजरते थे, जिससे पूरी दुनिया में ऑयल सप्लाई जाता था, बाकी चीज जाती थी, फर्टिलाइजर्स जाते थे, केमिकल्स जाते थे, और किसी को ईरान से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन इस अमेरिका की लड़ाई के बाद ईरान इस बात पर अड़ गया है कि हम कभी भी होर्मुज खाली नहीं करेंगे। यानी वो फ्री वाला जो सिस्टम था, वो सिस्टम 28 फरवरी 2026 को अमेरिका ने ईरान पर अटैक करके खत्म कर दिया। अब होर्मुज एक टोल नाका बन चुका है। खबरों की माने तो हर जहाज के ऊपर $20 लाख तक ईरान वसूल रहा है, लेकिन यह रकम डॉलर में नहीं बल्कि चीनी मुद्रा युआन या फिर बिटकॉइन में ली जा रही है। और अगर किसी जहाज ने इजाजत नहीं ली तो IRGC की नौसेना उस जहाज को रोक देगी, और अगर जहाज ने इजाजत ली तो वो अमेरिकी सैंक्शन की सूची में आ जाएगा, और वॉशिंगटन जहाज पर न सिर्फ जुर्माना लगाएगा बल्कि हमला भी कर सकता है। तो कुल मिलाकर कहानी क्या है, होर्मुज की स्थिति क्या है? एक तरफ अगर आप इस पूरे तस्वीर को देखिए तो ये होर्मुज का जो मिजाज है वो कैसे बदलता हुआ दिख रहा है। हमने मैप के जरिए आपको दिखाने की कोशिश की है कि एक जहाज होर्मुज की तरफ आ रहा है, होर्मुज में टोल नाका लगा हुआ ईरान का, लेकिन वो जहाज इससे तभी पार कर सकता है जब ईरान होर्मुज खोल दे, अगर आप यहां पर देखें। लेकिन अगर ईरान इस जगह को नहीं खोलेगा तो इस जहाज को वापस जाना पड़ेगा। तो कुछ ये सिचुएशन है इस वक्त होर्मुज स्ट्रेट में, जहां होर्मुज में ईरान का मानना है कि सिर्फ एक ही नियम कायदा चलेगा, वो है ईरान का नियम, बाकी किसी दूसरे देश का कानून यहां अप्लाई नहीं होगा। और आज भी करीब 1800 से ज्यादा कमर्शियल शिप पर्शियन गल्फ में फंसे हुए हैं। 100 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब ये यहां फंसे हुए, उनकी कोई गलती नहीं है, बस वो अमेरिका ईरान के संघर्ष के बीच बलि चढ़ रहे हैं। अगर जहाज ईरान को टोल देकर आगे बढ़ता है तो उस पर अमेरिका हमला कर देगा, उस पर अमेरिका सैंक्शन लगा देगा, और अगर जहाज टोल ना दे तो ईरान जाने नहीं देगा। और इसमें नुकसान सिर्फ अमेरिका और ईरान का नहीं, पूरी दुनिया का है। हालांकि इस जगह को खुलवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन फ्रीडम भी लॉन्च किया था। फंसे हुए जहाजों को निकालने के लिए ईरान ने फायरिंग और हमला कर इस ऑपरेशन को हमेशा के लिए बंद कर दिया। यानी एक जहाज के मालिक के सामने विकल्प है, या तो ईरान को नाराज करो या अमेरिका को, और दोनों में से कोई भी सुरक्षित रास्ता नहीं है। और यही होर्मुज की हकीकत है। मैं आपको एक बार फिर से मैप दिखाता हूं, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि किस तरीके से होर्मुज का ये मामला फंसता नजर आ रहा है। इस एरिया में लगभग 1800 से 2000 शिप्स हैं। अगर आप नक्शे पर नजर डालेंगे तो आपको दिखेगा कि यहां से जो शिप्स गुजरनी होती हैं उस पर ईरान ने टोल सिस्टम अप्लाई कर दिया है। तो जो नक्शा आपने देखा, ये
पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ती है और इसी सकरी जगह से दुनिया के तेल और एलएनजी व्यापार का करीब 20% हिस्सा गुजरता है, जहां सऊदी अरब, इराक, कुवैत, यूएई, कतर, इन सब के तेल का रास्ता है। इसका कोई विकल्प नहीं है जो इसी मात्रा में, इसी लागत पर तेल को निर्यात कर सके। यानी होर्मुज बंद तो व्यापार ठप, और तेल व्यापार ठप तो दुनिया की अर्थव्यवस्था हाँफने लगती है। और आज पूरी दुनिया में आप उठाकर देख लीजिए कंडीशन। दुनिया की अर्थव्यवस्था सिर्फ इसलिए हाँफ रही है क्योंकि ईरान ने इस रास्ते को क्लोज कर दिया। ईरान खुलकर कहता है कि होर्मुज ही हमारा परमाणु हथियार है। ईरान ये बात दशकों से जानता है और अब इस बात को उसने कानून में बदलने का फैसला कर लिया है। होर्मुज स्ट्रेट की खासियत क्या है? फारस की खाड़ी और गल्फ ऑफ ओमान को यह कनेक्ट करता है और इसी सकरे रास्ते से सऊदी अरब का कच्चा तेल इराक, कुवैत, यूएई, कतर का कच्चा तेल निर्यात होता है। हर दिन करोड़ों बैरल कच्चा तेल इसी इलाके से निकलकर पूरी दुनिया तक पहुंचता है। आप इसे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की लाइफलाइन कह सकते हैं, इसे आप ऑक्सीजन कह सकते हैं। और जैसे ही कोई भी सैन्य तनाव इस इलाके में दिखता है या फिर ईरान इस इलाके को बंद करता है, तो तेल की कीमतों के साथ साथ दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर भी इसका इंपैक्ट होता है। आपको याद होगा, ईरान ने 5 मार्च को होर्मुज बंद करने का ऐलान किया था और इसके बाद से 3 चरणों में होर्मुज का मिजाज भी बदला। जून 2025 के बाद से फरवरी 2026 में जब अमेरिका, इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो ईरान ने जवाब में होर्मुज पर शिकंजा कस दिया। आईआरजीसी की नौसेना ने जहाजों को रोकना शुरू किया। संसद की मंजूरी से पहले ही आईआरजीसी ने जहाजों से अनौपचारिक रूप से शुल्क वसूलना शुरू कर दिया। ईरानी संसद ने 30-31 मार्च 2026 को, यानी सीजफायर वार्ता शुरू होने से पहले ही होर्मुज पर नियंत्रण का कानूनी ढांचा बना दिया था। ईरानी सांसद मोहम्मद रेजा रेजाई कूची ने इसका मकसद साफ बता दिया। संसद होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान की संप्रभुता, नियंत्रण और निगरानी को औपचारिक रूप से संहिताबद्ध करने की योजना पर काम कर रही है। इसका कहने का मतलब यह है कि ये कानून लेकर आ रहे हैं और ईरान होर्मुज को अपनी कमाई का, अपने राजस्व का एक सोर्स तैयार करना चाहता है। 5 मई 2026 को पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी को औपचारिक रूप से स्थापित किया गया। यह एक सरकारी संस्था है जो तय करती है कि होर्मुज से कौन सा जहाज गुजरेगा, कब गुजरेगा और कितना भुगतान करके गुजरेगा। होर्मुज की व्यवस्था देखने के लिए ईरान ने एक नई संस्था बना दी और अपने पार्लियामेंट बाकायदा बिल भी पास किया। ईरान ने बनाई पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी, PGSA, जो कि IRGC नेवी के साथ मिलकर काम करती है। PGSA संस्था होर्मुज से गुजरने के लिए जहाजों को इजाजत लेनी होती है। PGSA से इजाजत लेने के बाद फीस अदायगी करनी पड़ती है, यानी पेमेंट करना पड़ता है, जो PGSA रकम तय करती है। और जहाज और क्रू के सदस्यों की पूरी जानकारी PGSA को देनी होती है। जहाज पर लदे माल और रूट मैप की जानकारी भी PGSA को देनी होती है। PGSA यानी कि पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी ने ईरान का नया टोल बूथ सिस्टम को देखने का और चलाने का जिम्मा संभालती है। PGSA एक ऐसी संस्था है जो होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की जांच परख करती है। इसके लिए जहाज मालिक को 40 से अधिक श्रेणियों की जानकारी देनी होती है। जहाज का स्वामित्व, बीमा, क्रू की सूची, माल का विवरण और रास्ते की जानकारी, इन सब की जांच के बाद ही अनुमति मिलती है और तब जाकर शुल्क चुकाना होता है। यह शुल्क प्रति कंटेनर $20 लाख तक हो सकता है, या प्रति शिप कह लें आप इसे। लेकिन भुगतान डॉलर में नहीं है, भुगतान या तो बिटकॉइन में है या फिर चीनी युआन में है। और अगर जहाज ने शुल्क चुकाया तो अमेरिकी OFAC जहाज पर प्रतिबंध लगा सकता है। ईरान पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में अमेरिका और इजराइल के जहाजों के लिए तो एक तरह से गुजरना पूरी तरीके से बैन है। उधर ईरान ने साफ कहा है कि टोल नहीं बल्कि वो सर्विस टैक्स ले रहा है। इस पर बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और यूएई ने IMA को खत लिखकर
अपने जहाजों को चेतावनी दी कि पीजीएसए से किसी भी किस्म का संपर्क न करें। उधर ईरान ने होर्मुज में माइंस बिछा रखी है और जहाजों के गुजरने के लिए नया रास्ता जारी किया है, जो बिल्कुल ईरान के बॉर्डर एरिया से होकर निकलता है। तो अब यहां पर जाहिर सी बात है कि होर्मुज को एक तरह से शिकंजा कस दिया ईरान ने और होर्मुज को अपना हथियार बना लिया। ये जो दो व्हाइट आप लाइन देख रहे हैं, ये व्हाइट लाइन पुराना रास्ता है, लेकिन जब ये आप ग्रीन लाइन देखते हैं तो ग्रीन लाइन नया रास्ता है और ये लार्क और केशम द्वीप के बीच से गुजरता है और वहां पर एक और पॉइंट है होर्मुज। यानी अगर जहाज को आप इस इलाके से लेकर जाएंगे तभी आप पास कर सकते हैं, पुराने रास्ते से जा नहीं सकते। पुराने रास्ते से इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि यहां पर सी माइंस लगी हुई हैं, अगर गए तो जहाज के डूबने का खतरा है। तो जाना होगा आपको लार्क केशम के बीच से और साथ ही होर्मुज आइलैंड भी है। इससे क्या होगा कि इससे आप अपने जहाज को ईरानी टेरिटरी से निकालेंगे, क्योंकि ये वाला रास्ता पहले से बंद भी है और इसमें सी माइंस भी है। तो व्यापारी जहाज क्या करते हैं, इस हरे वाले रास्ते से होकर गुजरते हैं क्योंकि ये सुरक्षित रास्ता है अकॉर्डिंग टू ईरान। अब जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आप देखिए। अकॉर्डिंग टू ईरान वो सेफ पैसेज है, लेकिन वो किसके कंट्रोल में है? वो आईआरजीसी के कंट्रोल में है और आईआरजीसी के कंट्रोल के बिना इस इलाके से परिंदा भी पर नहीं मार सकता अकॉर्डिंग टू न्यू मैप। यानी इस युद्ध के दौरान होर्मुज स्ट्रेट पर आईआरजीसी ने शिकंजा कस दिया, माइंस बिछा दी, जिससे बगैर ईरान के परमिशन के इस इलाके से कोई नहीं निकल पाएगा। खास बात यह कि ईरान को खुद भी नहीं याद है कि उसने माइंस लगाई कहां है। और एक और प्रॉब्लम यह भी है कि जब सी माइंस आप लगाते हैं किसी समुद्री इलाके में, तो समुद्र के नीचे जो वेव्स चलती हैं, उस वेव के चपेट में आकर माइंस बहकर दूसरे इलाके में चली जाती है। इससे क्या होता है? इससे यह होता है कि माइंस का लोकेशन चेंज हो जाता है। अब लोकेशन चेंज हो जाता है तो वो माइंस किसी भी जहाज को अपनी चपेट में ले सकता है, जैसे कि ये एग्जांपल इस वक्त आप देख रहे हैं। अब इसकी वजह से आपको सेफ पैसेज चाहिए जो ईरान के पास है। ईरान दावा क्यों करता है? होर्मुज के उत्तर में ईरान और दक्षिण में ओमान और यूएई मौजूद है। होर्मुज की सामान्य तौर पर चौड़ाई तकरीबन 50 किलोमीटर है। सकरी जगह पर होर्मुज की चौड़ाई महज 33 किलोमीटर है। होर्मुज में शिपिंग लेन की चौड़ाई मात्र 15 किलोमीटर है और ईरान और ओमान के बीच कई जगह समुद्री दूरी सिर्फ 24 समुद्री माइल्स है या उससे भी कम है। 24 समुद्री मील से कम दूरी होने पर मीडियन लाइन का सिद्धांत लागू होता है। मीडियन लाइन के तहत समंदर के बीच में खींची गई रेखा, मीडियन लाइन के उत्तर में ईरान, दक्षिण में ओमान। ईरान और ओमान को अपने अपने क्षेत्र के संसाधनों के इस्तेमाल का पूरा हक है। समूचे होर्मुज पर ईरान के साथ यूएई, बहरीन और ओमान का भी हक है। मीडियन लाइन के आधार पर अब तक कंट्रोल कर रहा था ईरान, लेकिन अब ईरान पूरे इलाके पर कब्जा चाहता है। यानी होर्मुज सिर्फ एक इलाका नहीं है, यह तेहरान का वो हथियार है जिसके सामने अमेरिका भी दम तोड़ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आज आपको उस आइलैंड की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसको जीतने का सपना डोनाल्ड ट्रंप भी देख रहे हैं। लेकिन उस आइलैंड को जीतने का सपना सिकंदर का भी था, मंगोलों का भी था, कब्जा भी हुआ, लेकिन यह सब वक्त के साथ ईरान की धरती, ईरान की फौज से हार गए। ईरान को अगर किसी ने जीत भी लिया तो उसे संभाल कर नहीं रख पाया और अंततः ईरान ने अपना आधिपत्य बनाया।
कहानी है खार्ग आइलैंड की, बहुत दिलचस्प कहानी आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, ध्यान से सुनिएगा। ईरान के खार्ग आइलैंड पर अमेरिका और ट्रंप ने कब्जा करने का सपना पाले हुए, लेकिन खार्ग आइलैंड पर कब्जा की राह इतनी आसान नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में एक पोस्ट किया था जिसमें लिखा हुआ था कि अमेरिकी सेना खार्ग आइलैंड पर अटैक करेगी, उसको कब्जा कर लेगी और इसके साथ ही अमेरिकी सेना ईरान के तेल और गैस भंडार को भी अपने कंट्रोल में ले लेगी। इस जंग के शुरू होने के डे 1 से ट्रंप की नजर ईरान के खार्ग आइलैंड पर रही है। खार्ग आइलैंड ईरान का वो इलाका है जिसे आप सोने की तिजोरी कह सकते हैं, क्योंकि पूरे ईरान का जो ऑयल है वो खार्ग आइलैंड पर ही आकर जमा होता है और यहीं पर आने के बाद शिप पर लोड होता है और पूरी दुनिया में सप्लाई के लिए जाता है। खबर यह भी आई कि खार्ग आइलैंड पर कब्जे के लिए ट्रंप ने 82 एयरबोर्न डिवीजन को इजराइल में अलर्ट पर रखा है, जिसे कि सीधे इजराइल के साथ मिलकर खार्ग आइलैंड पर ऑपरेशन के लिए इजाजत दे पाए। अमेरिका के लिए खार्ग इंपॉर्टेंट क्यों है या ईरान के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? खार्ग द्वीप ईरान का सबसे महत्वपूर्ण तेल निर्यात केंद्र है। ईरान के कुल तेल निर्यात का सबसे बड़ा हिस्सा यहीं से भेजा जाता है। द्वीप पर विशाल ऑयल टर्मिनल मौजूद हैं, स्टोरेज टैंक मौजूद हैं। पर्शियन गल्फ में ईरानी अर्थव्यवस्था की आप इसे लाइफलाइन कह लीजिए। युद्ध की स्थिति में संवेदनशील और रणनीतिक ठिकाना बन जाता है। 1980 और 88 के ईरान इराक युद्ध में खार्ग द्वीप पर कई बार हमले हुए। द्वीप की सुरक्षा के लिए ईरान ने नौसेना और मिसाइल तैनात की। खार्ग द्वीप पर कब्जा का मतलब ईरान की अर्थव्यवस्था पर कब्जा। अमेरिका और इजराइल ने कई बार खार्ग पर हमला किया। तेल की वजह से ईरान की ऑयल लाइफलाइन भी इसे कहा जाता है। लेकिन अमेरिका को खार्ग आइलैंड क्यों चाहिए? क्योंकि खार्ग आइलैंड ईरान का सबसे ज्यादा रणनीतिक केंद्र भी है और आर्थिक मामलों में बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। यह तेल और गैस भंडार का और एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा केंद्र है। खार्ग आइलैंड ईरान की अर्थव्यवस्था का गोल्ड माइन कह सकते हैं, बैकबोन कह सकते हैं। चलिए बताते हैं खार्ग आइलैंड का इतिहास क्या रहा है। दिलचस्प कहानी। 1500 ईस्वी चलिए। 1500 ईस्वी के आसपास पुर्तगालियों ने खार्ग पर कब्जा कर लिया। पुर्तगालियों ने जहाजों के लिए नौसैनिक स्टेशन बनाया। पुर्तगालियों ने बाद में खार्ग आइलैंड के पास किला भी बनवाया। हालांकि ईरान ने बाद में पुर्तगालियों को यहां से खदेड़ दिया। इसके बाद आए डच। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किला और ट्रेंडिंग पोस्ट बनाई। फिर 1765 में फारसी समुद्री डाकू मीर मुहन्ना ने हमला किया। 10 दिन की घेरबंदी के बाद किले पर कब्जा कर दिया। 80 यूरोपीय और 120 अरब सैनिक को घेर कर मजबूर किया। 1 जनवरी 1766 को डच का खार्ग आइलैंड से अंत हो गया। मीर मुहन्ना का कब्जा भी हुआ। मीर मुहन्ना ने द्वीप को अपना गढ़ बनाया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने द्वीप छीनने की कोशिश की। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला प्रयास फेल हो गया। 1769 में मुहन्ना को ईरान जनता की भीड़ ने भगा दिया। हसन सुल्तान ने खार्ग आइलैंड पर फिर कब्जा कर लिया। फिर आए ब्रिटिशर्स। फारस पर रणनीति बनाने के लिए ब्रिटेन का एक अस्थायी कब्जा देखने को मिला, लेकिन यह स्थायी नहीं था। ब्रिटेन के दबाव के बाद फारसी सेना ने फिर से इसे कब्जे में ले लिया और एंग्लो पर्शियन युद्ध के दौरान ब्रिटेन ने फिर कब्जा किया। इसके बाद धीरे धीरे द्वीप वापस ईरान के अधीन आ गया। अब आ जाइए इस सदी में। रेजा शाह के समय इस जगह निर्वासन का इस्तेमाल किया गया। 1960 में अमेरिकी कंपनी अरामको की मदद से तेल टर्मिनल बनाए गए। 1979 की क्रांति के बाद ईरान ने पूरी तरीके से इसे अपने कंट्रोल में ले लिया। फिर 1990 में ईरान ने अरामको को $600 मिलियन मुआवजा दिया। ईरान ने मुआवजा देने के साथ अमेरिकी कंपनी को यहां से टाटा बाय बाय कर दिया। अब आ जाइए ईरान इराक युद्ध पर। इराकी वायुसेना ने 1982 से 86 के बीच भारी बमबारी की। इस दौरान खार्ग आइलैंड में तेल टर्मिनल को नुकसान पहुंचा। 1986 तक खार्ग आइलैंड पर तेल का काम लगभग बंद हो गया। इराक ने सिर्फ बमबारी की, कब्जा करने की कोशिश नहीं की, लेकिन सिर्फ नुकसान पहुंचाया। जमीनी कब्जा कभी भी नहीं हुआ। ईरान इराक युद्ध के बाद ईरान ने इसे फिर से बनाया। अब आ जाइए 2026। अमेरिका ने मार्च और अप्रैल 2026 में 2 बार बमबारी की। सैन्य ठिकानों को निशाने पर लिया, लेकिन तेल इंफ्रास्ट्रक्चर बचाकर ट्रंप ने बार बार जमीनी कब्जे की धमकी दी।
लेकिन अभी तक अमल नहीं कर पाए हैं। ईरान ने 10,000 से ज्यादा सैनिक खार्ग आइलैंड पर तैनात किए हुए हैं। ईरान ने आसपास के इलाके में माइंस भी बिछा रखी है। अगर साफ साफ कहे तो डच, ब्रिटिश, ईस्ट इंडिया कंपनी और अमेरिका सभी आए, लेकिन ईरान को कोई जीत नहीं पाया। ये लोग कुछ समय के लिए टिके, लेकिन सफल नहीं हुआ। डच 12 साल तक कब्जा करके इस इलाके को दबोच कर बैठे हुए थे, लेकिन बाद में उन्हें खदेड़ दिया गया। मीर मोहन्ना ने 3 से 4 साल तक इस इलाके को अपने कंट्रोल में रखा, लेकिन बाद में ईरानी जनता ने इसे भागने पर मजबूर कर दिया। ब्रिटेन ने 2 बार अस्थायी कब्जा किया, लेकिन बाद में दोनों बार वापस लौटना पड़ा। लंबे समय का स्थायी कब्जा सिर्फ ईरान का रहा है और बाकी सभी देश, बड़े से बड़े सूरमा, इस इलाके में नाकाम हुए। इसलिए खार्ग आइलैंड पर कब्जे का सपना ट्रंप को छोड़ देना चाहिए। उनके जन्मदिन पर इससे बेहतर नसीहत उनके लिए कोई और नहीं हो सकता। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द वापस लौट रहे हैं। देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।